गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, कैसे हैं आप लोग? अपन ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर 8 शुरू कर चुके हैं। जनरल इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। आफ्टर कंप्लीटिंग द जनरल इंट्रोडक्शन वी हैव कंप्लीट द बैक्टीरियल डिजीजेस। आफ्टर कंप्लीटिंग द बैक्टीरियल डिजीजेस, दिस इज द थर्ड वीडियो विच कंसिस्ट ऑफ वायरल डिजीज। ओके, वायरस आप लोग सब जानते हैं। वायरस कैसा स्ट्रक्चर है? ए सेलुलर, सेलुलर नहीं है, दैट इज acellular structure. Virus is acellular. अब acellular वायरस होते हुए भी ये क्या करता है? इसके पास सिर्फ क्या होता है, अगर हम देखेंगे तो एक जेनेटिक मटेरियल है और उस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर क्या पाया जाता है बेटा? एक प्रोटीन कोट। यही है वायरस। तो वायरस की अगर अपन स्ट्रक्चर को देखते हैं तो दैट हैव जेनेटिक मटेरियल एंड वन प्रोटीन कोट। और ये तैयार हो गई किसकी? वायरस की मशीन। कई बार कुछ वायरस में, सब में नहीं कहेंगे हम लोग, कुछ वायरस के अंदर इस प्रोटीन के ऊपर एक लिपिड की लेयर भी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। प्लीज रिमेंबर, ये प्रोटीन के ऊपर एक पतली सी लिपिड लेयर जो है वो प्रेजेंट हो सकती है किसी वायरस के अंदर, लेकिन सब में नहीं होती। ठीक है, तो वायरस बेसिकली क्या है? ए सेलुलर स्ट्रक्चर है विच कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इधर आरएनए और डीएनए। कभी भी दोनों जेनेटिक मटेरियल एक साथ वायरस के अंदर नहीं आते। या तो इसके पास जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? आरएनए होगा, मोस्टली क्या होता है? आरएनए, या फिर क्या हो सकता है? डीएनए। लेकिन कभी भी दोनों नहीं होंगे। प्लीज रिमेंबर, इस चीज का ध्यान रखें, नेवर बोथ। ठीक है ना, दोनों एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। वायरल जो है, डिजीजेस जो हैं, जितने भी वायरस हैं, वो कोच पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते। कोच ने बैक्टीरियल और जर्म थ्योरी दी थी, तो वायरल जो है दे नॉट फॉलो कोच पोस्टुलेट। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि कभी भी वो कोच पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जनरल जो था, दैट इज द इंट्रोडक्शन of virus. They have acellular structure, they not follow the Koch postulate, they have genetic material as well as protein coat, and that protein coat is covered by the lipid layer. Genetic material may be RNA or DNA, never both. तो आप स्टडी शुरू कर रहे हैं किसकी? वायरस की। सबसे पहला वायरस जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हम उसको जरूर लेंगे, दैट इज कोविड-19। ओके बेटा, यस, वी स्टार्ट विद आवर जर्नी इन लॉकडाउन पीरियड विद वायरल डिजीज विद कोरोना वायरस। यस, तो सबसे पहला पैथोजन बेटा हम क्या ले रहे हैं? हम ले रहे हैं कोरोना वायरस। ओके, कोरोना वायरस, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? कोविड-19। ओके, सो ये कोविड-19 है, नाम से ही पता चल रहा है आपको। 19 जो है 2019 के अंदर इसकी क्या हुई थी? स्टार्टिंग। इसका अगर ओरिजिन पूछा जाता है आपसे कि इसका ओरिजिन कहां से हुआ, तो अभी तक जितने भी डेटा कलेक्ट हुए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट डेटा, हम सिर्फ एविडेंसेस की बात कर रहे हैं। हम किसी भी जो कोई वर्बल जो है दिया गया है डेटा, उसकी बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ प्रैक्टिकल एविडेंस की बात कर रहे हैं, और वो ये बताता है कि इसका ओरिजिन कोविड-19 दैट इज कोरोना वायरस का ओरिजिन जो है कहां से हुआ है? बैट से, चमगादड़ से। यानी कि ये कैसा वायरस है? जो सिर्फ और सिर्फ वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। प्लीज रिमेंबर दैट कोरोना वायरस फाउंड इन वार्म ब्लडेड एनिमल। तो वार्म ब्लडेड एनिमल कितने हैं नेचर के अंदर? आपको मालूम होने चाहिए। वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर ओनली मैमल्स एंड बर्ड्स। दो ही वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, एक है अपन खुद, दैट इज द मैमल्स, और दूसरा क्या है? बैट। ठीक है ना, तो मैमल्स और बैट के अंदर ही मोस्टली अपन को क्या मिलता है? कोरोना वायरस। ओके, और इसका ओरिजिन अभी तक अकॉर्डिंग टू द डेटा कहां से आया है? दैट इज फ्रॉम द बैट। ओके, अब इसका बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे किसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है ये? दैट इज वाया ड्रॉपलेट। अगर सामने वाला पर्सन आपके सामने खांसता है या कुछ भी करता है, तो उसके ड्रॉपलेट से आपको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। दैट इज ड्रॉपलेट।
ओके, ड्रॉपलेट के साथ साथ में अगर उसके आप डायरेक्ट कांटेक्ट में भी आते हो, हमें इसमें क्या कहा गया है, कोरोना वायरस के अंदर जो स्पेशल हमको जो क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं टू मेंटेन द डिस्टेंस, ठीक है ना, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग अगर नहीं होती है तो क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू भी हमें ये जो है फैल सकता है, दैट इज ट्रांसमिशन थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट के अलावा कोरोना वायरस का फैलने का एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो सामने आया है, दैट इज ड्यू टू द फॉर्माइट ट्रांसमिशन। अब ये फॉर्माइट ट्रांसमिशन क्या होता है, फॉर्माइट बेसिकली बेटा वो चीज है, जैसे सपोज करो कोई पेशेंट है और वो कोविड-19 से है, उसको कोरोना वायरस है, तो वो अगर किसी भी चीज को हाथ लगाता, सपोज करो उसने खांसा और खांसने के बाद अगर वो डोर नॉब को हाथ लगा रहा है या वो कोई ग्लास या फिर पीने के पानी को यूज कर रहा है, तो उससे भी ये ट्रांसमिशन फैल सकता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, फॉर्माइट ट्रांसमिशन। जिन जिन यूटेंसिल्स को जिन जिन जगह पर, सपोज करो मार्कर है, आप अपना मार्कर किसी को दे देते हैं, अपना पेन पेंसिल किसी को दे देते हैं, फोन किसी को दे देते हैं, तो उसके थ्रू भी ट्रांसफर होने के चांसेस बने रहते हैं। अगर इस तरह का ट्रांसमिशन होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, दैट इज द फॉर्माइट ट्रांसमिशन। ओके, क्लियर? सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज ड्रॉपलेट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और फॉर्माइट ट्रांसमिशन। नेक्स्ट आता है ऑर्गन इफेक्टेड। तो कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, वो ऑर्गन क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कौन सा ट्रैक्ट जो है इसमें जो है क्या कहते हैं इन्फेक्टेड होगा, दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, RTI, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सबसे पहले ये थ्रोट से शुरू होगा, थ्रोट से होते होते ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से लंग्स और लंग्स से लंग्स के अंदर एल्वुलर सैक। तो पूरा लंग यानी कि पूरा रेस्पिरेटरी जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रैक्ट, इससे क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा। तो मोस्टली कौन सा इफेक्ट हुआ है, ऑर्गन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब जो भी ऑर्गन इफेक्ट होता है वही क्या करता है, आगे जाके उसमें वैसे ही सिम्टम्स आते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम्स जो आएगा दैट इज कफीनेस, जो है आपको जो है थ्रोट के अंदर जो है आपको इन्फेक्शन या सोर थ्रोट अपन कह सकते हैं कि फर्स्ट सिम्टम जो है आपको कहां से स्टार्ट होता है, सोर थ्रोट, सोर थ्रोट। दूसरा, पहले गले में इंफेक्शन हुआ, देन गले में इंफेक्शन होने के बाद वो इंफेक्शन आगे डीप में भी जा रहा है, तो पहले आपको फीवर भी आएगा, ठीक है ना, प्लीज रिमेंबर फीवर, गले में खराश रहेगी, दैट इज नोन एज हॉर्सनेस, हॉर्सनेस। ओके, आप फोर्थ जो है, आप जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इंफेक्शन है, कफिंग है, स्नीजिंग है, ऑल दिस इंफेक्शन कम अंडर दिस कफिंग एंड the another is the sneezing। फीवर आ ही चुका है, फीवर अपन सबसे पहले भी लिख सकते हैं कि सोर थ्रोट के साथ साथ में क्या हो रहा है, फीवर भी आ रहा है। अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि डायरेक्टली लार्ज अमाउंट के अंदर जो नेजल और माउथ के थ्रू जो डिस्चार्ज निकलता है, दैट इज द नेजल डिस्चार्ज। जनरल जो सिम्टम्स है वही, लेकिन अगर ये सीवियर होता जाता है तो आपके लंग्स जो हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद आपको नॉर्मल ब्रीथिंग के अंदर क्या आएगी, प्रॉब्लम। यहां तक नॉर्मल ब्रीथिंग में प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस केस के अंदर अगर हम इसको कहते हैं कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, कब ये अपने सिम्टम्स देना शो करता है, आपको कितना कहा जाता है कि 14 दिन के लिए आपको क्वारंटाइन रहना है। What do you understand by the 14 day? 14 day means इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना हुआ, इंक्यूबेशन पीरियड हुआ इसका, दैट इज 2 वीक। कितना टाइम है इसका, 2 हफ्ते का टाइम है इसका इंक्यूबेशन पीरियड का। तो 2 हफ्ते बाद में जो है ये अपने सिम्टम्स ये सारे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर ये ज्यादा सीवियर हो जाता है तो दैट इज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में आपको क्या होगी, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस टेक्निक। तो डायग्नोसिस टेक्निक एज सच अभी जो अवेलेबल है वो कौन सी है, PCR। PCR इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये आप पूरा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे बायोटेक वाले चैप्टर में। अभी सर आप इतना नाम याद रखिए कि डायग्नोसिस के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू हम डायग्नोसिस करते हैं किसका, स्पुटम का, थूक का।
ठीक है ना। तो दैट इज पीसीआर में स्पुटम का क्या होगा, चेकअप होगा और उसके थ्रू मालूम पड़ जाता है कि पर्सन कोविड ना पॉजिटिव है कि कोविड नेगेटिव है। ओके, नेक्स्ट आता है वैक्सीन। वैक्सीन एज सच अभी तक मार्केट के अंदर कोई भी अवेलेबल नहीं है और वेरी सून जो है हो सकता है सितंबर के मंथ में वैक्सीन जो है पब्लिकली आ जाए, क्योंकि थर्ड जो है उसमें चल रही है वो स्टेज के अंदर अपने प्रोसेसिंग में। तो फर्स्ट सेकंड स्टेज वो कंप्लीट कर चुकी है, अब थर्ड स्टेज के अंदर चल रही है। 15 अगस्त को मोदी जी के थ्रू ये बताया भी गया था कि पूरा ऑल ओवर द कंट्री हमारी जो वैक्सीन है वो काफी अपग्रेड लेवल पे पहुंच चुकी है और वो जल्द ही विद इन फ्यू डेज वो मार्केट के अंदर भी अवेलेबल हो जाएगी और आफ्टर वैक्सीनेशन जो है स्कूल्स के भी ओपनिंग होने के चांसेस हैं। सो वी ऑल आर वेटिंग फॉर जस्ट फॉर द वैक्सीन और वो वैक्सीन अब बनकर तैयार हो चुकी है। जस्ट उसका प्रैक्टिकल जो है वो चल रहा है प्रोसेस और प्रैक्टिकल प्रोसेस के बाद में थर्ड स्टेज के बाद में वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। यस, तो प्लीज रिमेंबर कोविड-19 दैट इज द कोरोना वायरस। कोरोना क्या, कोरोना विरिडी एक फैमिली होती है वायरस की। इससे पहले भी 2012 चाइना में और 2013 के अंदर सार्स वायरस जो आया था वो भी कौन सी फैमिली का था, कोरोना विरिडी फैमिली का ही था। तो कोरोना वायरस जो है दैट इज कोविड-19, इसका ओरिजिन किसके थ्रू हुआ है, बैट के थ्रू हुआ है और ये जो है किसके अंदर पाया जाता है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो कोई भी बर्ड्स हो या कोई भी मैमल्स हो उनके अंदर इसके कोविड-19 के होने के चांसेस रह सकते हैं। ओके, सो मोड ऑफ द ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट। जितने भी वायरल डिजीज बेटा आप पढ़ोगे आज उन सब के अंदर मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ड्रॉपलेट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड द फॉर्माइट ट्रांसमिशन। ओके, एंड द ऑर्गन इफेक्टेड दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आरटीआई एंड सिम्टम्स। जो जनरल आपको कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हैं वही सिम्टम्स आपको इसके अंदर मिलेंगे, लेकिन लास्ट में कॉमन कोल्ड के साथ साथ अगर आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है तो ये आ सकता है। और डायग्नोसिस टेक्निक क्या है, पीसीआर और वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। ओके बेटा, तो कोविड-19 होता है अपना फिनिश। अब हम शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट डिजीज दैट इज नोन एज कॉमन कोल्ड। Yes, second disease that is known as common cold. Second हम क्या लेंगे बेटा, common cold. Common cold को हम राइनिटिस भी कहते हैं, राइनिटिस। जहां पर भी वर्ड आइटिस लग जाता है, आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, ठीक है ना। आइटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन के अंदर आप जानते हैं इन्फ्लामेशन में क्या होगा, रेडनेस आएगी, स्वेलिंग आएगी, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, पेन होगा। जो भी इन्फ्लामेशन के ये 4 फैक्टर्स हैं आपको उधर जरूर नजर आएंगे, कहां पर, आइटिस में। राइनो मीन्स नोज। तो एक्चुअली कॉमन कोल्ड जो है वो किसका इन्फ्लामेशन है, वो नोज का इन्फ्लामेशन है। ओके, सो कॉमन कोल्ड किसकी वजह से हो रहा है, राइनिटिस, इसको कॉमनली हम कहते हैं साइंटिफिकली। और दूसरा जो इसका वायरस का नाम है दैट इज राइनो वायरस। द नेम ऑफ द वायरस, राइनो वायरस। प्लीज रिमेंबर, राइनो वायरस के अंदर क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है जेनेटिक इसके अंदर, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एक बात और याद रखना, इससे पहले अपन ने कोविड-19 लिया है, कोविड-19 का भी जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अभी तक जितने भी वायरस पाए गए हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के, उनमें से सबसे बड़ा वायरस कौन है, कोविड-19। सो कोविड-19 हैव लार्जेस्ट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। कोविड-19 के पास में भी ये है और कोविड-19 के अंदर ये कम से कम 26 से लेकर 32 बेस पेयर, 26 से लेकर 32 बेस पेयर तक जो है इसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल, एंड दैट इज SSRNA। सो प्लीज रिमेंबर, इसका जेनेटिक मटेरियल कोविड-19 का क्या था, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सेम जेनेटिक मटेरियल किसका है, राइनो वायरस का। मोड ऑफ ट्रांसमिशन वही लिखेंगे बेटा जो अपन ने पहले करा था, ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट के थ्रू होगा। और दूसरा जो है दैट इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन, आप उसके कांटेक्ट में आएंगे तब आपको होगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जिस भी चीजों को पर्सन यूज करता है, यूटिलाइज करता है और वही सेम चीजें आप फर्दर यूज में लेते हैं तो आपको होने के भी चांसेस रहते हैं, दैट इज नोन एज द फॉर्माइट ट्रांसमिशन। ओके, तो कॉमन कोल्ड के अंदर कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, तो प्लीज रिमेंबर, कॉमन कोल्ड में कभी भी लंग्स इफेक्ट नहीं होते, ठीक है ना।
आपको लगता होगा कि कॉमन कोल्ड है तो लंग्स भी होगा। प्लीज रिमेंबर, सिर्फ आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसके अंदर नोज और थोड़ा सा पोर्शन थ्रोट का आएगा, वही कॉमन कोल्ड के अंदर क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है दैट इज नोज, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है ना, जिसके अंदर स्पेशली क्या आ रहा है आपका, कौन सा वाला पार्ट आ रहा है, नोज। सिम्टम्स एज यूजुअल सेम है सभी के अंदर, कॉमन कोल्ड है चाहे कोविड-19 है, वही सोर थ्रोट, ओके, आफ्टर सोर थ्रोट फीवर, फीवर के साथ साथ कफिंग, कफिंग के साथ साथ स्नीजिंग, redness, redness near the nose, redness near nose, discharge, ठीक है ना, discharge from mouth। तो बेसिकली स्नीजिंग और कफिंग क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है इसके। एज सच कोई डायग्नोस्टिक टेक्निक इसकी अवेलेबल नहीं है। कॉमन कोल्ड का सिंपल सा जो है इलाज वो यही है कि वायरस का एक अपना टाइम पीरियड होता है, 3 डेज का, 4 डेज का, 6 डेज का, ठीक है ना, उसके बाद ये वायरस अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम है कि हम लोग कहते हैं कि भाई चलो एक बार आपको कॉमन कोल्ड हो गया, फिर हो सकता है कि आपको 15 डेज बाद में वापस क्या हो जाए, कॉमन कोल्ड। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए, और वो भी कौन सा है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो आरएनए जो है वो वैसे भी कैसा है, जेनेटिक मटेरियल है, अनस्टेबल जेनेटिक मटेरियल। तो अनस्टेबल जेनेटिक मटेरियल के अंदर बहुत जल्दी म्यूटेशन आने के चांसेस रहते हैं। तो ये क्या करता है, म्यूटेट हो जाता है, म्यूटेट होके फर्दर किसी दूसरी फॉर्म के अंदर रहता क्या है, वो कॉमन कोल्ड का वायरस, राइनो वायरस ही रहेगा, लेकिन अब उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए क्या हो गया, म्यूटेशन। म्यूटेशन बहुत कॉमन होते हैं किनके अंदर, लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट वो म्यूटेट हो जाता है। अब म्यूटेट होके फिर वापस क्या करता है, वो पर्सन को अफेक्ट करता है, और जैसे ही वो पर्सन को अफेक्ट करेगा वापस आपको क्या हो जाएगा, कॉमन कोल्ड। तो एज सच इसकी कोई डायग्नोस्टिक टेक्निक और कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सिर्फ आप अपने रिलैक्सेशन के लिए क्या करते हो, एस्प्रिन ले लेते हो, डिस्प्रिन ले लेते हो, या कोई भी सेरिडोन वगैरह इस तरह से जो आपको नॉर्मली क्या करती है, थोड़ा सा रिलीफ प्रोड्यूस करती है, इस तरह के जो हैं आप क्या करते हो, एनाल्जेस्टिक जो है वो यूज में लेते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज रिमेंबर, कॉमन कोल्ड इज फ्रॉम राइनो वायरस, राइनाइटिस जो है नोज इन्फ्लेमेशन, ओके। कैसा है ये, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जिसके अंदर बहुत जल्दी म्यूटेशन आ जाते हैं और वापस आपको कॉमन कोल्ड होने के चांसेस बढ़ जाता है। कॉमन कोल्ड की एज सच कोई डायग्नोस्टिक टेक्निक नहीं है, देयर इज नो वैक्सीन फॉर द कॉमन कोल्ड बिकॉज द जेनेटिक मटेरियल म्यूटेट, ठीक है ना, एंड दैट म्यूटेट फॉर्म न्यू डिजीज दैट इज फर्दर कॉमन कोल्ड इन पर्टिकुलर पर्सन। यस, mode of transmission, droplet, direct and the formite, and the organ affected is which one, upper respiratory tract, never lungs। प्लीज ध्यान रखना, lungs इसमें इफेक्ट नहीं होंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नीट में भी पूछा जाता है बहुत बार। ओके, सिम्टम्स सोर थ्रोट, फीवर, कफिंग, स्नीजिंग, रेडनेस, डिस्चार्ज, जो कॉमन कोल्ड के, इसका नाम ही कॉमन है तो कॉमन कोल्ड। यस, आफ्टर कंप्लीटिंग द कॉमन कोल्ड अब अपन करते हैं अपनी नेक्स्ट, नाउ थर्ड डिजीज लेंगे हम, दैट इज इन्फ्लुएंजा और फ्लू। इन्फ्लुएंजा जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लू भी कहते हैं, ओके। इन्फ्लुएंजा और फ्लू जो है ये बेसिकली क्या है, ये मिक्सो वायरस है। कौन सा, वो भी मिक्सो वायरस का ही मेंबर था, ये भी मिक्सो वायरस ही है, दैट इज मिक्सो वायरस। तो जो लोग शिनचैन देखते होंगे उनको मालूम होगा, शिनचैन की मदर मिक्सी, तो मिक्सो वायरस जरूर याद रखना। यस, मिक्सो वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल जो लिया गया है वो कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर सेम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इन्फ्लुएंजा और फ्लू इज कॉज्ड ड्यू टू द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिक्सो वायरस। यस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एज यूजुअल
droplets. Organ affected, obviously respiratory tract. लेकिन अगर ये सीवियर केस हो जाएगा तो इसमें लंग्स भी इफेक्ट हो सकते हैं. प्लीज रिमेंबर, इन सीवियर केस, ठीक है ना, इन सीवियर केस लंग्स भी जो हैं वो क्या हो जाते हैं, लंग्स में अफेक्टेड. हाँ जी, अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की. सिम्टम्स एज यूजुअल जो कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स थे, जो कोविड-19 के सिम्टम्स थे और जो फ्लू के सिम्टम्स हैं, दे आर ऑल सेम सिम्टम्स. वही पहले फीवर, सोरनेस ऑफ थ्रोट, फिर क्या होगा, कफ, कफ के साथ में स्नीजिंग, स्नीजिंग के साथ में आपका जो है डिस्चार्ज. जो भी फ्लू के सिम्टम्स जो हैं वो सारे के सारे सिम्टम्स इसके अंदर होते हैं. लेकिन अगर ये मैंने कहा कि अगर ये सिवियर हो जाता है तो लंग्स को इफेक्ट कर सकता है. सो दैट मे कॉज ब्रोंकाइटिस. इन्फ्लामेशन हो जाएगा ब्रोंकाई में, ठीक है ना. अंदर जो है आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया किस में डिवाइड होता है, दो प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड होता है, तो ब्रोंकाइटिस हो जाता है. आइटिस वर्ड यूज कर लिया मैंने यहाँ पर. आइटिस मींस इन्फ्लामेशन, तो ब्रोंक्यूल का, ब्रोंकस का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस. और अगर फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर तो फर्दर क्या हो सकता है, निमोनिया. हाँ जी, नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेक्निक. फ्लू के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, अनस्टेबल है, इसलिए एज सच देयर इज नो डायग्नोस्टिक टेक्निक. आपको बुखार आ रहा है, आपके सिम्टम्स के बेस पे वायरस का अपना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, 5 दिन का, 6 दिन का, 7 दिन का. अपने आप ये वायरस आपकी बॉडी से क्या हो जाएगा, खत्म. इससे ज्यादा वो आपको इफेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है ना. हाँ, लेकिन अगर इन्फेक्शन में आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने फर्दर अपने आप को म्यूटेट फॉर्म में कर लिया, आपको इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन के बाद में आप कोई भी ज्यादा उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, 6-7 दिन बाद भी अगर जुकाम ठीक नहीं हो रहा है और आपने फिर भी कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है, आप सच लाइफ अपनी लीड कर रहे हैं, फिर क्या होगा, फिर आपका ये आरएनए के अंदर म्यूटेशंस आ जाएंगे और वो फर्दर आपको क्या करेगा, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाएगा. अब इस केस के अंदर उसका आपकी बॉडी से निकलना मुश्किल हो जाता है और लंग्स के पास में जाने का मतलब है एक लंबा टाइम पीरियड, और वो जो लंबा टाइम पीरियड है वो क्या कर देगा, निमोनिया भी कॉज कर देगा. सो प्लीज बी अवेयर, इन सब का टाइम पीरियड 7 डेज से है. 7 डेज से कभी भी ये ज्यादा हो जाते हैं तो नुकसान पहुंचा सकते हैं. पहले ये 3 डेज के अंदर अपने आप फिनिश हो जाते थे, लेकिन अब म्यूटेशंस बहुत ज्यादा आ गई है उनके अंदर, 7 डे ये इजीली सर्वाइव कर जाते हैं. दैट मे बी टेक 8 और 9 डेज. सो वायरल डिजीज, that is the influenza caused by the myxovirus, that is single stranded RNA, and the infection through the, that is droplets, and cover which organ, upper respiratory tract. In severe cases that may be affect lungs. इससे पहले आपने कॉमन कोल्ड पढ़ा था, वो लंग्स को इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन फ्लू, इन्फ्लुएंजा लंग्स को इफेक्ट कर सकता है. सो बोथ आर डिफरेंट, डोंट मिक्स बिकॉज ऑफ मिक्सोवायरस. ओके, yes, so fever, soreness of throat, cough, sneezing, discharge, bronchitis, pneumonia are the common symptoms. तो अपना ये वाला होता है इन्फ्लुएंजा खत्म. अब हम लेते हैं अपनी नेक्स्ट वायरल डिजीज. yes, next smallpox, that is the 4th disease. हम क्या ले रहे हैं, स्मॉल पॉक्स. तो बेटा प्लीज रिमेंबर, अब ये जिसे हम कहते हैं चेचक, छोटी चेचक, ठीक है ना, अब ये कंप्लीटली इरेडिकेटेड हो गई है पूरी वर्ल्ड से. WHO ने इसको पास कर दिया है कि पूरे वर्ल्ड में अब एक भी जगह आपको इस तरह के इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स नहीं मिलेंगे. दैट इज द कंप्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है ना. तो ये जो है डिजीज स्मॉल पॉक्स, दैट इज कंप्लीटली इरेडिकेटेड, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है ये. ओके, और ये WHO ने बता दिया है कि इसका कंप्लीट इरेडिकेशन हो चुका है. स्मॉल पॉक्स जो है स्पेशली किसकी वजह से होती है, दैट इज वरियोला, ठीक है ना. तो इसका जो है क्या कहते हैं पैथोजन जो है वायरस,
दैट वायरस इज वरियोला। ओला ओला तो आप जानते हैं, ओला टैक्सी भी है, तो वरियोला वायरस। वरियोला वायरस जो है इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। प्लीज रिमेंबर, नॉट डीएनए, इसका बेटा याद रखना। वेरियोला है तो वेरियोला में इसी का एक फ्रेंड और है वर्सीला, उसके अंदर डीएनए है, इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ओके, तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और ये क्या कॉज कर रहा है? स्मॉल पॉक्स। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्लीज रिमेंबर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? ड्रॉपलेट। ये आपको आंख बंद करके सारे वायरस में लिख देना है। ड्रॉपलेट, डायरेक्ट, एंड थर्ड इज द फॉर्माइट। Okay, so formite transmission, direct transmission and droplet transmission, ये तीनों ही किसके अंदर आएंगे? मोड ऑफ ट्रांसमिशन में। ऑर्गन अफेक्टेड, अब आप देखिए ये जो ऑर्गन है स्मॉल पॉक्स सबसे पहले कहां पर जाके इफेक्ट करता है? इसके अंदर आपकी स्किन के ऊपर। सबसे पहले ये क्या कर रहा है? किसको इफेक्ट कर रहा है? स्किन को इफेक्ट करेगा। आपको स्किन के ऊपर क्या हो जाते हैं? रैशेस हो जाते हैं, और वो रैशेस धीरे 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 बड़े हो जाते हैं। ठीक है ना? तो जैसे सपोज करो ये एक स्मॉल सा रेड रैश हुआ, ठीक है, ये रेड रैश थोड़ा सा बड़ा हुआ, इसको रेड से करते हैं ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना? अब इस रेड रैश के अंदर क्या भर गया? पस भर गया, ये पस भर गया। ठीक है ना? वास्तव में स्टार्टिंग कहां से होती है? इस तरह से रेड रैश होता है, धीरे धीरे ये रैश थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब आप इसको रैश नहीं कहेंगे, अब आप इसको क्या कहेंगे? पस्ट्यूल। क्या कहेंगे इसको? पस्ट्यूल, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा बड़ा ब्लिस्टर जैसा हो जाता है। फफोला सा नहीं होता? फफोला तो उस फफोले के फॉर्म में होता है और काफी बड़ा हो जाता है। ठीक है ना? तो ये तो स्किन के ऊपर आप रैश देख रहे हो, इट मींस स्किन जो है इससे सबसे ज्यादा क्या हो रही है? अफेक्ट हो रही है। प्लीज रिमेंबर। अब आप देखिए स्किन के साथ साथ में ये इफेक्ट किसको करता है? न्यूरॉन्स को, आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। आपको मालूम होगा कि अगर स्मॉल पॉक्स पहले सीवियर हो जाता था, अगर खत्म नहीं होता है, सीवियर हो जाता है, तो आईज का जो क्या कहते हैं देखने की जो कैपेसिटी होती है, आई लॉस्ट भी आपको हो जाएगा। ठीक है ना? पर्सन बिकम ब्लाइंड जस्ट ड्यू टू द स्मॉल पॉक्स। ओके, तो नर्वस सिस्टम पे ये बेसिकली क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। हाँ जी, सिम्टम्स की बात आती है तो सिम्टम्स में सबसे पहले नॉर्मल जो है पर्सन को जो है क्या होगा? थोड़ा सा फीवर आएगा, और फीवर के बाद में चिलनेस आएगी। ठीक है ना? मतलब जो है एकदम से शरीर ठंडा पड़ जाता है, पहले तो गर्म होता है, देन चिलनेस, तो फीवर भी होगा, फिर चिलनेस भी आएगी। ठीक है ना? उसके बाद में आपको पूरी बॉडी के अंदर भयंकर पेन होता है, बॉडी एक। ठीक है ना? बॉडी एक के बाद में आपको हेडेक होगा। आधा तो आदमी टूट गया, कमर टूट गई उसकी। ठीक है ना? पहले उसने क्या करा? फीवर करा, फीवर के बाद में क्या आया? चिलनेस आई, फिर बॉडी एक हुआ, और बॉडी एक के बाद में क्या हो गया? दैट इज हेडेक। इसके बाद में 3 दिन बाद में, आफ्टर 3 डेज, ये सारा काम 3 दिन तक चलता रहा, बॉडी के ऊपर रैशेस नजर नहीं आए, लेकिन आफ्टर 3 डेज क्या होगा? पस्ट्यूल appears। पूरी स्किन के अंदर क्या बन जाएंगे? पस्ट्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लीज रिमेंबर, ये पस्ट्यूल सबसे ज्यादा कहां होंगे? फेशियल रीजन पे होंगे, यानी कि दाने दाने से हैं वो किस पे निकल जाएंगे? फेस पर। पस्ट्यूल appears more on face। ये इसका स्पेशल फैक्टर आप याद रखें। अगर पस्ट्यूल तो दूसरा चिकन पॉक्स में भी बनेगा, तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि भाई ये चिकन पॉक्स हो रहा है कि ये फर्दर आपको स्मॉल पॉक्स हो रहा है? ठीक है ना? आप तो खैर चिकन पॉक्स ही होगा, क्योंकि स्मॉल पॉक्स तो कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुका है। तो दैट इज मोर ऑन फेस। फेस पे ये क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ठीक है ना? ये आप ध्यान रख सकते हैं। डायग्नोस्टिक टेक्निक, ठीक है ना? इसकी कोई डायग्नोस्टिक टेक्निक है? अब तो ये पूरा इसकी मार्केट में आपको वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना? इसकी वैक्सीन भी नहीं है। इसकी वैक्सीन का जो नाम था दैट इज द वेरियोला वैक्सीन। ठीक है ना? वेरियोला वैक्सीन जो है स्पेशली किसने डिस्कवर करी थी? इसको जेनर वैक्सीन भी कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट? दैट इज एडवर्ड जेनर।
तो एडवर्ड जेनर इसको डिस्कवर करा था, इसलिए इसको एडवर्ड जेनर वैक्सीन भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को। तो स्मॉल पॉक्स अब कंप्लीटली रेडिकेटेड हो चुका है। देयर इज नो डायग्नोस्टिक टेक्निक, देयर इज अ वैक्सीन, बट वो वैक्सीन काउ पॉक्स पहले, क्योंकि उसमें से देखा गया था, आपने एडवर्ड जेनर के बारे में बहुत पढ़ा होगा कि सबसे पहले क्या कहते हैं, जहां पर गाय पालते थे वहां पर मिल्क में जो है उसके अंदर उसने काउ पॉक्स के थ्रू किस में आया, ह्यूमन बीइंग के अंदर आया, तो स्मॉल पॉक्स। तो बेसिकली इसकी वैक्सीन किसने बनाई है? एडवर्ड जेनर ने बनाई है, इसलिए इसको जेनर वैक्सीन भी कहा जाता है। लेकिन अब आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज WHO ने इसको बता दिया है कि ये कंप्लीटली इरेडिकेटेड हो चुका है फ्रॉम द वर्ल्ड। तो ठीक है ना, ये फर्स्ट डिजीज है, आपको मालूम होनी चाहिए पहली कौन सी डिजीज वर्ल्ड से गायब हो गई। ठीक है ना, तो फर्स्ट डिजीज विच वॉज इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ध्यान रखना है पस्ट्यूल बनेंगे, और वो पस्ट्यूल जो है स्पेशली, ठीक है, सपोज करो ये पर्सन है, क्या कहते हैं, तो इसके पस्ट्यूल कहां पर होंगे? ये माउथ रीजन के अंदर सबसे ज्यादा पस्ट्यूल होंगे। इतने ज्यादा पस्ट्यूल हो जाते हैं ये कि ये पर्सन की आईज को भी जो है डैमेज कर सकते हैं। पूरी बॉडी में पस्ट्यूल होंगे, लेकिन पस्ट्यूल का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा किस पे होगा? फेस पर होगा। Please remember this thing. That is due to which virus? Variola virus, which is double-stranded RNA virus. अब इसी का एक और भाई है, that is known as chicken pox. ठीक है ना? अब चिकन पॉक्स के अंदर क्या होगा? दूसरा अपन ले लेते हैं। Yes. Yes, next is the chicken pox. 6 disease लेंगे अपन। 6th one, chicken pox. कौन सा गाना है? चिकन पे गाना भी है, I don't know. Yes, chicken pox. Chicken pox किससे होता है बेसिकली बेटा? सेम वही, इससे पहले वाला कौन था? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स में वेरियोला था, ठीक है ना, इसमें भी वारिसीला है। ओके, वारिसीला, ठीक है ना, दैट इज जोस्टर। जोस्टर फैमिली का है, जोस्टर। वारिसीला जोस्टर इसका क्या है? दैट इज चिकन पॉक्स कॉजिंग वायरस है, और इसके अंदर पाया जाता है डबल स्ट्रैंडेड DNA। इससे पहले जो आपने इसका बड़ा भाई पढ़ा था उसमें क्या था? वरियोला। तो वरियोला में डबल स्ट्रैंडेड क्या था? RNA। इसके अंदर क्या है? डबल स्ट्रैंडेड DNA। कंफ्यूज नहीं होना है, वो ओला था, ये सीला है। ठीक है, यस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सब जानते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? दैट इज ड्रॉपलेट। नेक्स्ट वन, डायरेक्ट ट्रांसमिशन। नेक्स्ट वन, फॉर्माइट ट्रांसमिशन। तीनों ही आप जानते हैं, वेरी गुड। अब आप लोग स्मार्ट हो गए हैं पढ़ते पढ़ते। यस, ऑर्गन अफेक्टेड, सेम वही। ऑर्गन्स जो है बेसिकली सबसे पहले क्या होगा? स्किन अफेक्ट होगी। स्किन के ऊपर क्या बनेंगे? छोटे छोटे ब्लिस्टर्स बनेंगे, जो पहले रैश से बने थे। अब इसका ब्लिस्टर और स्मॉल पॉक्स का ब्लिस्टर आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि पर्सन को स्मॉल पॉक्स नहीं है और चिकन पॉक्स है? ठीक है ना, अब तो आपको मालूम है कि स्मॉल पॉक्स कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुका है, लेकिन अगर आप कहो कि चिकन पॉक्स, तो कोई डिफरेंस तो होना चाहिए कि अगर आपको पुरानी पिक्चर्स दिखा दी जाए तब आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। सो प्लीज रिमेंबर, इसके अंदर जब भी आप ब्लिस्टर बनाएंगे, पस्ट्यूल्स बनाएंगे, तो वो क्या होंगे? इस तरह से, ये थोड़े से सेटल होंगे। उस वाले क्या थे? थोड़े से उभरे हुए थे इस तरह से। ये वाले किसके होंगे? स्मॉल पॉक्स के, ठीक है ना। लेकिन अगर वो इस तरह से नजर आ रहा है तो ये किसका होगा? दैट इज चिकन पॉक्स। तो आप कह सकते हैं कि इसके ब्लिस्टर थोड़े से सेटल्ड होते हैं, ठीक है ना। विच टाइप ऑफ ब्लिस्टर? दिस इज द सेटल्ड ब्लिस्टर। आप इसको क्या कहेंगे? सेटल्ड ब्लिस्टर। ओके, सिम्टम्स वही है, पूरी बॉडी पर क्या हो जाएगा? ब्लिस्टर्स होंगे, ठीक है ना। फर्स्ट सिम्टम्स दैट इज ब्लिस्टर्स। आप इसको ब्लिस्टर्स भी कह सकते हैं, आप इसको पस्ट्यूल्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। उसमें पस जैसा मटेरियल ज्यादा होता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? पस्ट्यूल।
लेकिन इसमें वो थोड़ा मटेरियल कम है और वो धीरे धीरे ड्राई होके खत्म होते हैं और वो क्या करते हैं, निशान छोड़ते हैं। कौन? स्मॉल पॉक्स। ये स्मॉल पॉक्स का है, ये ड्राई होगा, ड्राई होके ये झड़ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से गायब हो जाएगा, गिर जाएगा ये। तो ड्राई होने के बाद गिर रहा है तो ये क्या छोड़ेगा? मार्क। लेकिन इसके अंदर आपको मार्क नहीं मिलेगा, देयर इज नो मार्क। ये नो मार्क क्रीम का एडवर्टाइजमेंट नहीं है, नो मार्क। चिकन पॉक्स के बाद में आपको कभी भी वहां पर आपको निशान नहीं मिलता, नो मार्क्स। अगर आप उसको ईचिंग वाले प्रोसेस, जब ईचिंग होती है उसको आप हिलाएं नहीं या खुजलाएं नहीं, इस तरह से आप ना करें, हाथ ना लगाएं, तो कभी भी मार्क्स नहीं बनते हैं चिकन पॉक्स के अंदर। वहां पर आपने पस्ट्यूल वर्ड यूज करा था, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? ब्लिस्टर्स ऑल ओवर द बॉडी। वहां पर भी यही था, लेकिन फेस पे ज्यादा थे। लेकिन इस केस के अंदर ब्लिस्टर्स आपको ट्रंक रीजन पे ज्यादा मिलेंगे, फेस पे कम मिलेंगे। सो दे आर मोर ऑन ट्रंक एंड लेस ऑन फेस। तो जब आप इस वाले पेशेंट को देखेंगे, आप डॉक्टर हैं, आप उसको देखेंगे, तो आप क्या देखोगे कि पर्सन जो है कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया अपन ने बेटा, ठीक है ना। तो पर्सन जो है उसके किस पर? बॉडी पर पस्ट्यूल्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। और सबसे ज्यादा कहां होंगे? स्टमक रीजन वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर, बेली पर। तो ट्रंक वाले पार्ट पे ज्यादा पस्ट्यूल है, फेस पे जो है वो क्या है? कम है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें आप, फेस पे कम होंगे, इस पे ज्यादा होंगे। किस पे? ट्रंक रीजन पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको देख करके डिफरेंस कर सकते हो कि ये चिकन पॉक्स का है कि स्मॉल पॉक्स का है। रही बात डायग्नोसिस की, तो कोई भी डायग्नोसिस जो है इसके अंदर नहीं है। सिंपल ब्लिस्टर आप देखोगे, आप ब्लिस्टर देख के पहचान जाओगे कि ये पर्टिकुलर किसके हैं? चिकन पॉक्स के हैं। और वैक्सीन जो है, दैट वैक्सीन इज विच वैक्सीन? दैट वैक्सीन इज द नेम ऑफ वायरस वारिसिला वैक्सीन। क्या नाम है इसका बेटा? वारिसिला वैक्सीन कहा जाता है किसको? दैट इज चिकन पॉक्स के वायरस वाली वैक्सीन को। आपको मालूम होना चाहिए इसके अंदर कौन सा वायरस है? वारिसिला जोस्टर, जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और इसके अंदर ब्लिस्टर्स बन रहे हैं। लेकिन ब्लिस्टर्स के अंदर क्या क्या होगा? एक और चीज ध्यान रखना, ईचिंग बहुत होती है, ठीक है ना, ईचिंग बहुत ज्यादा होती है इनके ब्लिस्टर्स में, और इसी वजह से निशान रह जाते हैं, अदरवाइज इसके निशान रहने की कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। जब हम बात करते हैं चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स आपको एक बार होता है, ठीक है ना। वैसे जिनको वैक्सीन लग जाती है, इम्यूनाइजेशन हो जाता है, तो उनको नहीं लगता है, ठीक है, कभी भी वापस नहीं होगा चिकन पॉक्स। लेकिन कई बार ये चिकन पॉक्स रीअकर कर जाता है। देयर इज, प्लीज इंपॉर्टेंट, दिस वन इज रीअकरेंस ऑफ चिकन पॉक्स। तो अगर ये रीअकरेंस ऑफ चिकन पॉक्स हो रहा है, इट मींस इसके स्पोर्स आपकी बॉडी में थे और अभी भी जो है डिजीज खत्म हो गई, और फिर भी आपकी बॉडी के अंदर ये रहते कहाँ हैं? रहेंगे कहाँ? इसका ऑर्गन इफेक्ट एक और मैंने आपको बताया था, ये स्पेशली किसको इफेक्ट करता है? नर्वस सिस्टम को। तो ये किसमें जाएगा? आपके नर्वस सिस्टम के अंदर चले जाएंगे। कौन? इसके स्पोर्स, ठीक है ना। ये जब है इनएक्टिव फॉर्म में चले जाएगा, जैसे कि अपना एड्स वाला वायरस चल जाता है ना इनएक्टिव फॉर्म में, वैसे ही ये वायरस किसमें चले गया? इनएक्टिव फॉर्म में। और इनएक्टिव फॉर्म में कहां चले जाएगा? नर्वस सिस्टम के अंदर, और वहां पर जाके ये क्या करने लग जाएगा? रेस्ट। चांसेस हैं कभी भी ये एक्टिव हो सकता है, और जब ये एक्टिव होगा तब आपको चिकन पॉक्स नहीं बोलोगे आप उसको, तब आप उसको बोलोगे शिंगल्स। दैट इज नोन एज shingles. What is shingles? Shingle is reoccurred chicken pox and that is more painful than this chicken pox. Okay? वो उससे ज्यादा जो है दर्द वाला होगा, ठीक है ना। तो shingles is more painful, ठीक है। Please remember this is more painful than the chicken pox. ओके, तो इसकी वैक्सीन आपको अर्ली स्टेज में लग जाती है, और उसके बाद में जो है रिकरेंस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? शिंगल्स। तो चिकन पॉक्स इज ड्यू टू वारिसिला जोस्टर। वैक्सीन क्या है इसकी? वारिसिला। ब्लिस्टर्स होंगे, कहां पर ज्यादा होंगे? ट्रंक पे ज्यादा होंगे, फेस पे कम होंगे, ये आप पहचान सकते हो।
ऑर्गन कौन सा इफेक्ट होगा? सबसे पहले स्किन और नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट करते हैं अपन डिजीज मीजल्स। यस, आवर नेक्स्ट डिजीज मीजल्स। तो नेक्स्ट अपन लेंगे, दैट वन इज द सेवंथ वन, मीजल्स। मीजल्स बेटा आपको पता होगा, खसरा जिसे अपन कहते हैं, ठीक है ना, तो हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? मीजल्स को खसरा। ये मीजल्स जो डिजीज जो है ये कौन से वायरस से होती है? दैट इज नोन एज द रूबेला वायरस, रूबियोला वायरस। ओके, सो द नेम ऑफ द वायरस इज रूबियोला वायरस। रूबियोला वायरस जो है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू या ड्रॉपलेट के थ्रू ट्रांसमिशन जो है हो सकता है, ठीक है ना। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा इसमें? बेसिकली दैट इज ड्रॉपलेट। अब इसमें जो ऑर्गन इफेक्ट होगा वो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी इफेक्ट होता है और स्किन पर जो है सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। बेसिकली जो ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और सबसे पहले जो क्या कहते हैं इसके सिम्टम्स जो आते हैं, बॉडी पर रैशेस हो जाते हैं। ऑल ओवर द बॉडी देयर इज रेड कलर रैशेस। ओके, बिल्कुल इस तरह से हल्के हल्के रैशेस जो हैं वो, कोई पस्ट्यूल नहीं है, कोई ब्लिस्टर नहीं है, सिर्फ स्मॉल रैशेस जो हैं वो पूरी बॉडी पर क्या होना शुरू हो जाएंगे? अकरेंस होना शुरू हो जाएगा जस्ट ड्यू टू द रूबियोला वायरस। तो रेड रैशेस all over the body, but more on chest region. चेस्ट पे सबसे ज्यादा होते हैं ये, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। तो इन्फेक्शन जो है आपका किससे हो रहा है? गले से भी हो रहा है। तो सोर थ्रोट, तो गले में खराश इस तरह का जो है वो आपको नजर आएगा। फीवर जनरल सिम्टम है, आपको मालूम है फीवर सबसे पहले होता है कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर जाता है तब। डायग्नोस्टिक टेक्निक रैशेस के सिम्टम्स के थ्रू ही दे दिया जाता है। और ये जो वैक्सीन जो है इसको अर्ली स्टेज में लगा लिया जाता है। आपको मालूम है ट्रिपल वैक्सीन एक आपने पढ़ी थी डीपीटी की, बैक्टीरिया के अंदर, इसमें भी ट्रिपल वैक्सीन चलती है, दैट इज MMR। MMR is the name of the vaccine and M stand for measles, mumps and rubella. ओके, तो ये तीनों जो हैं, तीनों मतलब तीन डिजीज की जो है ये क्या है? वैक्सीन है। यहाँ पर आपका वायरस जो है रूबियोला है और मैंने यहाँ पर रूबेला लिखा है, प्लीज कंफ्यूज मत होना। आपका वायरस जो रहेगा मीजल्स का वो रूबियोला ही रहेगा और वैक्सीन जो है वो दूसरी है, दैट इज द रूबेला। ओके, सो दिस वायरस, रूबियोला वायरस क्या कर रहा है? ड्रॉपलेट मेथड के थ्रू आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अटैक करेगा, बॉडी पर रैशेस आएंगे। ऑल ओवर द बॉडी रैशेस आर प्रेजेंट, बट ऑन द चेस्ट रीजन रैशेस इज मोर इन नंबर। और द वैक्सीन जो इसकी अवेलेबल है वो कौन सी है? MMR. Okay, so after completing of the measles, now come to the mumps. Second disease जो है that is the mumps. Mumps जो है basically किससे होता है? Paramyxovirus. The name of the virus is Paramyxovirus. पैरामिक्सोवायरस आपके सलाइवरी ग्लैंड में क्या करता है? इन्फ्लेमेशन। वन ऑफ द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड दैट इज नियर द लोअर लोब ऑफ द ईयर इज नोन एज पैरोटिड ग्लैंड। क्या कहते हैं बेटा अपन उसको? पैरोटिड ग्लैंड। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा पैरोटिड ग्लैंड। आप इसको मम्स को पैरोटाइटिस भी कह सकते हैं। आइटिस मतलब आपको मालूम है इन्फ्लेमेशन। अगर मैं मम्स को लिखना चाहूं पैरोटाइटिस, ठीक है ना, तो मैं लिख सकती हूं ये क्या है? दैट इज इन्फ्लेमेशन। इसको एक बार पैरोटाइटिस। पैरोटाइटिस इज द नेम, अनदर नेम ऑफ द मम्स, क्योंकि इसमें स्पेशली क्या हो रहा है? पैरोटिड ग्लैंड में। आइटिस मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। अगर पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हुआ तो क्या हो गया? पैरोटिडाइटिस।
तो डाइटिस हो गया इसके अंदर, पैरोटाइटिस दैट इज इन्फ्लामेशन इन पैरोटिड ग्लैंड। और आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी सलाइवरी ग्लैंड्स है उसकी ओपनिंग किसके अंदर हो रही है, आपकी बक्कल कैविटी के अंदर। लेकिन सलाइवरी ग्लैंड्स जो है कभी भी बक्कल कैविटी में प्रेजेंट नहीं होते। सपोज करो आपका ये माउथ है, तो माउथ में यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से पैरोटिड ग्लैंड कान के पास है, तो ये वाला इसकी ओपनिंग किसमें हो रही है, बक्कल कैविटी में। लेकिन बक्कल कैविटी में एज सच कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता। तो जहां पर भी एक ग्लैंड होगा उसके अंदर क्या आ गया, इन्फ्लामेशन। और जब इन्फ्लामेशन आ जाएगा तो उसमें क्या आ जाएगी, स्वेलिंग। क्या हो गया ये, स्वेल। तो स्वेलिंग की वजह से आप ना तो कुछ चीज स्वेलो कर सकते हो, ना ड्रिंक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ की मसल्स जो है वो क्या हो जाती है, स्टिफ, स्पैज्म हो जाता है, उसके अंदर अकड़ जाती हैं वो। ठीक है, तो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर क्या हुआ, इन्फ्लामेशन। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है बेटा इसमें, दैट इज द ड्रॉपलेट। आप इसको डायरेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके। और ऑर्गन जो इससे इफेक्ट होगा, वो कौन सा ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है, दैट इज आपका कौन सा वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, दैट इज द फेस। फेस इससे सबसे ज्यादा क्या होगा, इफेक्ट होगा। तो ऑर्गन इफेक्टेड इज द फेस। आप सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स ये है कि आपका जो है सलाइवरी ग्लैंड इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हो गया है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग, मतलब उसमें क्या हो चुका है, सूज गया वो, मतलब उसके अंदर स्वेलिंग आ गई। ठीक है, तो स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। और उसकी वजह से आपका ये वाला पूरा एरिया जो भी नेक और आपके फेस के इसमें चीक के पास वाला रीजन है, इसके अंदर क्या हो जाएगी, स्वेलोइंग आ जाएगी। तो स्वेलोइंग ऑफ, स्वेलिंग आई है, फिर स्वेलोइंग में प्रॉब्लम आएगी, स्वेलोइंग प्रॉब्लम, आप कोई चीज खा नहीं सकते, आप कोई चीज पी नहीं सकते, तो स्वेलोइंग प्रॉब्लम आपको आना शुरू हो जाती है। आप कुछ नहीं, ड्रिंकिंग प्रॉब्लम भी हो जाएगी, आप पानी भी नहीं पी सकते हो, प्रॉब्लम इन ड्रिंकिंग। यस, तो स्वेलोइंग में प्रॉब्लम हो गई, ड्रिंकिंग में प्रॉब्लम हो गई। इस तरह आपके ये क्या है, सिम्टम्स। कोई इसका डायग्नोस्टिक टेक्निक नहीं है, डॉक्टर उसी समय पहचान जाएगा, इसके लिए उसको कोई फर्दर डायग्नोसिस देने की जरूरत नहीं है। और अगर इसकी वैक्सीन है तो वो क्या है, MMR, ट्रिपल वैक्सीन, यानी कि मीजल, मम्स, रुबेला की ही वैक्सीन है। कौन सी वाली, सेम वैक्सीन जो किसके लिए थी, मीजल्स के लिए, वही सेम वैक्सीन किसके लिए है, मम्स के लिए। मम्स में आपको ध्यान रखना है कि पैरामिक्सोवायरस आपके पैरोटिड ग्लैंड को क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, उसके अंदर स्वेलिंग आ रही है, और स्वेलिंग की वजह से स्वेलोइंग और ड्रिंकिंग में क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है।